नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11th मनोविज्ञान चैप्टर 7 मानव स्मृति पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, कूट संकेतन, भंडारण और रूपांतरण से क्या तात्पर्य है? उत्तर, स्मृति एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम सीखे हुए ज्ञान तथा प्राप्त अनुभवों को संचित करके भविष्य के लिए रखते हैं। स्मृति नामक प्रक्रिया में 3 स्वतंत्रता किंतु अन्य संबंधित अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1, कूट संकेतन। स्मृति का प्रारंभ इसी पहली अवस्था के रूप में होता है। वांछित पूछताएं कूट संकेतन के द्वारा स्मृति तंत्र तक पहुंचता है। तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति ज्ञानेंद्रियों पर वह उद्दीपक के प्रभाव के कारण होती है। उत्पन्न आवेग मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में पुनः प्रकरण के लिए ग्रहण कर लिया जाते हैं। कूट संकेतन के रूप में आने वाली सूचनाएं तंत्रिका तंत्र में ली जाती है। संचित संकेतनों से अभिष्ट अर्थ पाने का प्रयास किया जाता है तथा उसे भविष्य में पुनः प्रकरण के लिए सुरक्षित रखा जाता है। अर्थात कूट संकेतन एक ऐसी विशिष्ट प्रक्रिया है जिसकी सहायता से सूचनाओं को एक ऐसे आकार या रूप में बदल लिया जाता है ताकि वह स्मृति के स्थान पाकर सामर्थक रूप में संचित रहें। इस अवस्था को पंजीकरण भी कहा जा सकता है। यह स्मृति की पहली अवस्था है। नंबर 2, भंडारण। सार्थक एवं उपयोगी सूचनाओं को कूट संकेतन के माध्यम से प्राप्त करने के बाद जिस विशेष प्रतिक्रिया के द्वारा कुछ समय सीमा तक धारण किए रहने की अवस्था की जाती है, उस प्रक्रिया को भंडारण कहते हैं। इस स्मृति की द्वितीय अवस्था है भंडारित सूचना का उपयोग आवश्यकता अनुसार आने वाले समय में किया जाता है। हमें याद रखना भी कहा जाता है इसे याद रखना भी कहा जाता है। नंबर 3, पुनरुद्धार स्मृति की अंतिम एवं तीसरी अवस्था है। इसे याद आना भी माना जा सकता है। समस्या समाधान अथवा किसी आवश्यक प्रपत्र को खोजने में हम अपनी चेतना को जगाकर जानना चाहते हैं कि अमुक्त व्यक्ति का कागज कहाँ मिलेगा और किस तरह इसका अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है। अतः कूट संकेतन से मिली सूचना का भंडारण करने के पश्चात संचित सूचना को चेतना में लाने याद करने की प्रक्रिया को पुनरुद्धारण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को स्मरण जैसा नाम भी दिया जा सकता है। प्रश्न नंबर 2, संवेदी अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक स्मृति तंत्र से सूचना का प्रकरण किस प्रकार होता है? उत्तर, 1998 में एटकिंसन और शिफरिन ने द स्टेज मॉडल पेश किया जिसके अनुसार संवेदी स्मृति, अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति नामक 3 स्मृति प्रणाली मौजूद है। संवेदी स्मृति इस प्रकार की स्मरण शक्ति एक बड़ी क्षमता के साथ बहुत कम अवधि 1 सेकेंड में भी कम से लिए होती है। सभी इंद्रियों से प्राप्त सूचना संवेदी स्मृति में उचित मात्रा में सटीकता के साथ दर्ज होती है। इसके द्वारा बाहरी गतिविधियों की दृश्य अनुकृति अंकित करने के कारण इसे संवेदी रजिस्टर के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण, सूर्य से सीधे देखने के बाद जिस प्रकार प्रकाश का निशान रहता है उसी प्रकार दृश्य के बाद भी छवियां भी रह जाती हैं। अल्पकालिक स्मृति इस प्रकार की स्मृति में एक संक्षिप्त समय अवधि 30 सेकेंड या उससे कम के लिए कम मात्रा में जानकारी रहती है। इसमें केवल संवेदी स्मृति से प्राप्त होने वाली जानकारी सम्मिलित होती रहती हैं। इसमें केवल संवेदी स्मृति से प्राप्त होने वाली जानकारी सम्मिलित होती है, उसे ही कल्पकालिक स्मृति के रूप में संग्रहित किया जाता है। संवेदी स्मृति की तुलना में इस तरह की स्मृति कम क्षण भंगुर होती है और मुख्यतः से ध्वनि के रूप में सांकेतिक होती है। दीर्घकालिक स्मृति यह स्मृति पटल सूचनाओं के लिए विशाल क्षमता वाला स्थायी भंडार
है। प्राप्त जानकारी के शब्दार्थ संकेतीकरण के कारण दीर्घकालीन स्मृति में प्रवेश करने वाली किसी भी जानकारी को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उदाहरण, दिन की शुरुआत पढ़े में गए अखबार के लेख को ताज़ी बात की तरह, जबकि बचपन की यादों के रूप में, पुरानी यादों के रूप में याद रखा रखा सकता है। प्रश्न नंबर 3, अनुसरण एवं विस्तृत पूर्वाभ्यास में क्या अंतर है? उत्तर, अनुसरण एवं विस्तृत पूर्वाभ्यास दोनों स्मृति तंत्र से संबंधित है। दोनों की विशेषताओं को अलग अलग अनुच्छेदों के द्वारा सूचित करके उनमें अंतर बनाने का प्रयास किया गया है। क, अनुसरण पूर्वाभ्यास। अनुसरण पूर्वाभ्यास की महत्व कल्पकालीन स्मृति के लिए नियंत्रण का कार्य करता है। अनुसरण पूर्वाभ्यास के द्वारा सूचना को वांछित समय तक धारित बनाने का प्रयास किया जाता है। अनुसरण पूर्वाभ्यास सूचना को अनुरक्षित रहने के लिए सूचना को दोहराने का अभ्यास निरंतर करने की सलाह देता है। अनुसरण पूर्वाभ्यास जब रुक जाता है तब सूचना की स्मृति मिटने लग जाती है। ख, विस्तृत पूर्वाभ्यास। विस्तृत पूर्वाभ्यास के प्रयोग में कोई सूचना काल्पनिक स्मृति से दीर्घकालीन स्मृति में प्रवेश करती है। अनुसरण पूर्वाभ्यास के विपरीत, जिनमें मुख्य या वांछिक रूप से दोहराया जाता है। विस्तृत पूर्वाभ्यास के द्वारा दीर्घकालीन स्मृति में पूर्व निहित सूचना के साथ धारिता के साथ अभिष्ट सूचना को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। विस्तृत पूर्वाभ्यास के द्वारा किसी सूचना को उससे उद्वेलित विभिन्न साहचर्यों के आधार पर कोई व्यक्ति विश्लेषित कर पाता है। सूचनाओं को संगठित करने, तार्किक ढांचे में विस्तृत करना तथा समान स्मृतियों के साथ मिलाने, उपयुक्त मानसिक प्रतिमा बनाने जैसी प्रक्रियाओं में विस्तार परक पूर्वाभ्यास का सक्रिय योगदान होता है। अर्थात दोनों पूर्वाभ्यास में स्पष्ट अंतर के रूप में कहा जाता है कि अनुसरण पूर्वाभ्यास जहां अल्पकालीन स्मृति के नियंत्रण के रूप में जाना जाता है, वही दीर्घकालीन स्मृति के विश्लेषण में विस्तारक पूर्वाभ्यास का योगदान होता है। अनुसरण पूर्वाभ्यास अल्पकालीन स्मृति की धारिता को विकसित करने का काम करता है, वहीं विस्तारपरक पूर्वाभ्यास दीर्घकालीन स्मृति के अंतर को विकसित करता है। अनुसरण विधि का विकल्प खंडित विधि के रूप में उपलब्ध हो चुका है, जबकि विस्तार पूर्वक पूर्वाभ्यास के लिए कोई विकल्प नहीं मिल सकता है। सूचना के अवस्था परिवर्तन की व्यवस्था करने में अनुसरण पूर्वाभ्यास का कोई योगदान नहीं होता है, जबकि विस्तारक पूर्वाभ्यास अथवा परिवर्तन की कला को समझता है। प्रश्न नंबर 4, घोषणात्मक एवं प्रक्रिया मूलक स्मृतियों में क्या अंतर है? उत्तर, दीर्घकालीन स्मृति में अनेक प्रकार की सूचनाएं संचित रहती हैं। समुचित अध्ययन के लिए दीर्घकालीन स्मृति का वर्गीकरण किया गया है। पहला वर्गीकरण में 2 वर्गों को प्राथमिकता दी गई है। क, घोषणात्मक तथा ख, प्रक्रिया मूलक या घोषणात्मक। इन दोनों वर्गों में मुख्य अंतर निम्न वर्णित है। नंबर 1, आधार। घोषणात्मक स्मृति में वैसी सूचनाओं का रखा जाता है जो तथ्य, नाम आदि से संबंधित होते हैं, जबकि प्रक्रिया झलक स्मृति में किसी क्रिया के संपादन के लिए वांछनीय कौशल से जुड़ी सूचनाएं ली जाती हैं। नंबर 2, वर्णन। घोषणात्मक स्मृति से जुड़ी सूचनाओं का वर्णक मौलिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि प्रक्रिया मूलक स्मृति के अंतर्गत जो सूचनाएं होती हैं उन्हें शब्दों में सजा के वर्णित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण। नंबर 3, घोषणात्मक स्मृति के उदाहरण है, आपका नाम क्या है, भारत की राजधानी दिल्ली है, मेढक अभयचर प्रणाली है, समुद्र में जल भरा रहता है, चिड़िया घोंसला बनाकर रहती है। जबकि प्रक्रिया मूलक के उदाहरण है, साइकिल चलाना, चाय बनाना, नीम की पत्तियों और मिर्चाई के तीखापन में अंतर व्यक्त करना इत्यादि। प्रश्न नंबर 5, दीर्घकालीन स्मृति में श्रेणीबद्ध संगठन क्या है? उत्तर, इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने में लोगों को कितना समय लगता है, इनके आधार पर दीर्घकालीन स्मृति में संगठन के स्वरूप का अनुमान लगाया गया है। दीर्घकालीन स्मृति में ज्ञान प्रतिनिधान की सबसे महत्वपूर्ण इकाई संप्रत्यक्ष उन वस्तुओं और घटनाओं के मानसिक संवर्ग
है जो कई प्रकार से एक दूसरे के समान है। संप्रच्छ स्कीमा में भी संगठित होते हैं जो एक मानसिक ढांचा होता है तथा जो इस वस्तु जगत के बारे में हमारे ज्ञान एवं अभिज्ञ का प्रतिनिधान करते हैं। सन 1969 में एलन कोलिंस एवं रॉल्स किकबुलियन ने एक ऐतिहासिक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने बताया कि दीर्घकालीन स्मृति में सूचना श्रेणीबद्ध रूप से संगठित होती है तथा उनकी एक जारीदार संरचना होती है। इस संरचना के तत्वों को निष्पद्ध बिंदु कहा जाता है। निष्पद्ध बिंदु सब प्रत्यक्ष होते हैं किंतु इसके बीच के संबंध को नाम पत्रिका संबंध कहते हैं जो प्रत्याशों के गुणधर्म या श्रेणी सदस्यता दर्शाते हैं। प्रश्न नंबर 6, विस्मरण क्यों होता है? उत्तर, विस्मरण या भूलना एक मानसिक क्रिया है जिसमें स्मृति तंत्र में संचित स्मृति चिन्ह मिट जाती हैं तथा हम ज्ञात साधनों या घटनाओं के संबंध में कोई भी सूचना देने में असमर्थ हो जाते हैं। विस्मरण के कारण परिचितों को पहचानना या गणितीय सूत्र या नियमों को शुद्ध रूप से बदलाना संभव नहीं रह जाता। विस्मरण नामक मानसिक विकृति उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। नंबर 1, चिन्ह हास्य के कारण विसरण। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में स्मृति के द्वारा किए जाने वाले संशोधनों के फलस्वरूप शारीरिक परिवर्तन देखे जाते हैं। शारीरिक विकृति के कारण सूचनाओं को उपयोग से बाहर रहने से स्मृति चिन्ह मिट जाते हैं। नंबर 2, अवरोध के कारण विस्मरण। स्मृति भंडार में संचित विभिन्न सामग्री के बीच अवरोध के कारण विस्मरण होता है। विस्मरण में दो प्रकार के अवरोध उत्पन्न होते हैं। क, अग्रलक्षी, पहले सीखी गई क्रियाविधि आने वाली नई क्रियाविधि के संपादन में अवरोध प्रकट करता है। ख, पूर्वलक्षी अवरोध। पूर्वलक्षी अवरोध में पश्चात अधिगम पूर्व अधिगम सामग्री के प्रत्याह्वान में अवरोध पहुंचाता है। नंबर 3, पुनरुद्धार। असफलता के कारण विस्मरण प्रत्याहार के समय पुनरुद्धार के संकेतों के अनुपस्थित रहने का अनुपयुक्त होने के कारण विस्मरण होता है। प्रश्न नंबर 7, अवरोध के कारण विस्मरण पुनरुद्धार से संबंधित विस्मरण से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, क, अवरोध के कारण विस्मरण का आधार संचित सहचर्यों के बीच उत्पन्न प्रतिद्वंद्विता होती है जबकि पुनरुद्धार से संबंधित विस्मरण प्रत्याहार के समय पुनरुद्धार के संकेतों के अनुपस्थित रहने या अनुपयुक्त होने के कारण होता है। ख, अवरोध के कारण विस्मरण में दो प्रकार के अवरोध उत्पन्न होते हैं। नंबर 1, अग्रलक्षी, पहले सीखी गई क्रिया बाद में सीखी जाने वाली क्रिया को याद करने में अवरोध उत्पन्न करती है। नंबर 2, पूर्वलक्षी, पश्चात अधिगम पूर्व अधिगम सामग्री के प्रत्याहार में अवरोध पहुंचाता है। पुनरुद्धार से संबंधित विस्मरण को वर्गीकृत नहीं किया जाता है। नंबर ग, अंग्रेजी सीखने के क्रम में पूर्व में सीखी गई भाषा का ज्ञान अवरोध का काम करता है। इसके साथ यह भी ज्ञात है कि कई लक्षणों वाले शब्दों को निश्चित क्रम में प्रस्तुत करने पर उसे कुछ समय बाद यथावत बतलाना संभव नहीं होता है क्योंकि पुनरुद्धार के संकेत समय बीतने पर लुप्त हो चुके थे। प्रश्न नंबर 8, स्मृति एवं रचनात्मक प्रक्रिया है से क्या तात्पर्य है? उत्तर, स्मृति एक रचनात्मक प्रक्रिया है जहाँ सूचनाएं व्यक्ति के पूर्व ज्ञान समझ एवं प्रत्याशों के अनुसार संकेतित एवं संचित की जाती हैं। मनोवैज्ञानिक वार्टलेट ने क्रमिक पुनरुद्धारण विधि पर आधारित प्रयोग किया जिसमें प्रतिभागी याद की हुई सामग्री को भिन्न भिन्न समय अंतरालों पर प्रत्याहरण करते थे। प्रयोग में पाई जाने वाली को वार्टलेट ने स्मृति की रचनात्मक प्रक्रिया को समझने के लिए उपयोगी माना। उन्होंने गलतियों को वांछनीय संशोधनों तथा समय अनुकूल अर्थ प्रकट करने का प्रयास मानकर खुशी व्यक्त की।
लेट ने बताया कि कोई विशिष्ट स्मृति व्यक्ति की ज्ञान, लक्ष्यों, अभिप्रेरणा, वरीयता तथा अन्य कई मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से प्रभावित होते हैं। स्मृति के कारण ही हम भूतपूर्व अनुभवों और ज्ञान के आधार पर नई सूचना के विश्लेषण, भंडार तथा पुनरुद्धारण में सहयोग करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। इस आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि स्मृति के कारण विकास के लिए कई उपयोगी प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने में सहयोग मिलता है, अर्थात स्मृति एक रचनात्मक प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 9, स्मृति सहायक संकेत क्या है? अपनी स्मृति सुधार के लिए एक योजना के बारे में सुझाव दीजिए। उत्तर, स्मृति सहायक संकेत स्मृति में सुधार लाने के लिए होते हैं। स्मृति सुधार की अनेक योजनाएं हैं। इनमें से एक सुझाव निम्नलिखित है। गहन स्तर पर प्रकरण कीजिए। यदि आप किसी सूचना को अच्छी तरह से याद करना चाहते हैं तो गहन स्तर का प्रकरण कीजिए। क्रेक एवं लॉकहार्ट ने यह प्रदर्शित किया है कि सूचना के सतही गुणों पर ध्यान देने के बजाय उनके अर्थ के रूप में प्रकरण किया जाए तो अच्छी स्मृति होती है। गहन स्तर के प्रक्रमण में सूचना से संबंधित जितना संभव हो सके प्रश्न पूछे जाएं तो उसके अर्थ तथा संबंधों से जुड़े हो। इस प्रकार नई सूचना आपको पूर्व स्थापित ज्ञान तथा दृष्टिकोण का एक हिस्सा बन जाएगी तथा इसके याद रहने की सभ्यता बढ़ जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।